नमस्कार दोस्तों। 67 का प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हुआ है और उसमें जिनका भी स्कोर 102 103 के आसपास मेल जनरल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके आसपास है, उनको अपना मेंस का प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 84 डेज 84 दिन हम लोग के पास बचा हुआ है और इसमें मेंस का सिलेबस जो है उसमें जीएस वाला पार्ट और ऑप्शनल दोनों आपको खत्म करना होगा। और बस खत्म नहीं करना होगा, आपको उसका प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा ही करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम का जो डेप्थ है वो इंक्रीज होता जा रहा है। 67 के मेंस वाले पार्ट में आपने देखा होगा बहुत सारा क्वेश्चन पेपर वन में वैसा था जो लोग पढ़ के नहीं गए थे, तो आपको जो है कहीं ना कहीं इन डेप्थ प्रिपरेशन करके जाना होगा। नाउ मेंस के प्रिपरेशन में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसे इस चीज को प्रिपेयर करना है ताकि पेपर वन में आप 180 185 के आसपास पहुंच जाएं और पेपर टू में कम से कम 160 165 के आसपास पहुंच जाएं आप, तो वो चीज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका हिस्ट्री का। प्रीलिम्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रीलिम्स में हिस्ट्री का कवरेज काफी ब्रॉड होता है, बट मेंस में हिस्ट्री का कवरेज जो है वो उतना ब्रॉड नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन कौन सा आने वाला है और उसका आंसर जो है वो वॉट एवर द बेस्ट पॉसिबल आंसर, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहला टॉपिक आता है आर्ट फॉर्म, पाला आर्ट हो गया आपका, पटना कलाम पेंटिंग हो गया और मौर्यन आर्ट हो गया। तो पटना कलाम पेंटिंग जो है वो आया था आपका 66 वाले बीपीएससी में, पाला आर्ट जो आया था आपका वो आया था 65th में और मौर्यन आर्ट जो आया था वो 64th में आया था। तो अगर हम लोग इसी क्रोनोलॉजी को देखते हैं और ये हमेशा बार बार रिपीट होता है आपका, तो मैक्सिमम चांसेस है कि मौर्यन आर्ट जो है वो फिर से 67th में रिपीट होगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि मौर्यन आर्ट जो है वो कंप्लीटली 3 से 4 पेज में एक जो भी पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल आंसर होता है वो प्रिपेयर करके आपको डायग्राम क्या बनाना है, आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा, आपका बॉडी पार्ट क्या होगा, आपका कंक्लूजन क्या होगा, ये सब 3 से 4 पेज में आपको नोट करके लिख लेना है और उसके बाद जो है उसको बार बार रट्टा मारना है। एक बार मौर्यन आर्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका फोकस जो है वो पाला पे जाना चाहिए, फिर आपका फोकस जो है वो पटना कलाम पे जाना चाहिए। मैक्सिमम चांसेस है कि मौर्यन आर्ट जो है वो रिपीट होगा, तो इससे आपका आर्ट फॉर्म वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा आपको। दूसरा देखते हैं, जैसे रिवोल्ट से एक क्वेश्चन हमेशा आता है आपका, चाहे वो मुंडा रिवोल्ट हो, चाहे वो संथाल का रिवोल्ट हो, चाहे वो 1857 का रिवोल्ट हो, एंड रूल ऑफ बिहार वो एडेड रहेगा आपका। तो ये रिवोल्ट वाले पार्ट से हमेशा एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो एक क्वेश्चन आपका अगर आर्ट फॉर्म से निकलता है, एक क्वेश्चन अगर आपका ट्राइबल रिवोल्ट से या 1857 के रिवोल्ट से निकल जाता है, तो 2 क्वेश्चन आपका निकल गया। तो ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाना है और सारा टॉपिक वैसे प्रिपेयर करना है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ये पूरा का पूरा मुंडा रिवोल्ट हो गया आपका, संथाल रिवोल्ट और ये रिवोल्ट ऑफ 1857 ये प्रिपेयर करके जाना है आपको एकदम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। कहां पे आपको डायग्राम बनाना है, जैसे 1857 का रिवोल्ट, इसमें अगर रोल ऑफ बिहार पूछता है आपका या बिहार के पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है तो बिहार में कहां से शुरू हुआ था, कैसे स्प्रेड हुआ था, ये पूरा बिहार का मैप बना के वहां पे दिखाएंगे आप। तो वो मैप जो है वो आपका पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। आपको एग्जैक्टली एग्जाम में क्या लिखना है वो आपका पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आपका आराम से यहां से निकल जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है आपका वो स्ट्रगल वाले पार्ट से आता है, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया आपका, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें बिहार का रोल क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसमें बिहार का रोल क्या था, एक और छूट गया हम लोग का स्वराज मूवमेंट, स्वराज मूवमेंट और उसमें बिहार का क्या पार्टिसिपेशन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें बिहार का क्या पार्टिसिपेशन था आपका, और बाकी का जो पीजेंट मूवमेंट है आपका छोटा छोटा और दलित मूवमेंट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से भी अगर प्रिपेयर करके जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। तो पहले हम लोग 3 टॉपिक देखे थे, फिर उसके बाद 3 टॉपिक 6 टॉपिक यहाँ पे हो गया आपका, 5-6 टॉपिक यहां से हो गया आपका। नाउ दूसरा एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है हर साल पूछा जाएगा, जैसे पिछली बार 66 में पूछा गया था नेहरू और गांधी के बारे में, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी, टैगोर, नेहरू एंड सुभाष, ये 4 कंट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन तो आपका पक्का होने वाला है और दूसरा एक क्वेश्चन होगा आपका डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। तो ये सब पार्ट जो है ना आपका ये फिक्स है, आपको पता है कि क्वेश्चन कौन सा आने वाला है और यहाँ पे प्रिपरेशन करना जो है बहुत आसान है। ये प्रीलिम्स जैसा हिस्ट्री नहीं है। प्रीलिम्स में हिस्ट्री का कवरेज बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है, कहां कहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको पता नहीं होता है, लेकिन
वही अगर मेंस वाले पार्ट में बात करें तो हिस्ट्री बहुत लिमिटेड है, 3 क्वेश्चन आपको लिखना होता है आउट ऑफ 5-6 क्वेश्चन, ओके। और अगर सिलेक्टिव भी प्रिपेयर करके जाते हैं आप तो यहां से आप क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका प्रिपरेशन जो है वो वहां पे जाके आप जो है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और बॉडी पार्ट सोचना शुरू करेंगे तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होगा। तो वैसे आपको हिस्ट्री का प्रिपरेशन करना है। इसमें मार्केट से कोई भी, आजकल तो गूगल का यूज कर सकते हैं आप लोग, तो वहां से आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा, वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा करके एक अच्छा सा आंसर प्रिपेयर करना है और उसी आंसर को जो है बार बार रिपीट करना है। तो बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह या बहुत ज्यादा नोट्स वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास, टाइम आपके पास मात्र 84 दिन बचा हुआ है। तो ये चीज हमेशा, अब रिसर्च करने का टाइम गया, रिसर्च करने का टाइम नहीं है आपके पास। नाउ दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं हम लोग। और दूसरा जो GS1 में एक पार्ट होता है आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट होता है, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो एक तो आपका जो राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी न्यूज में रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स, तो वहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका। दूसरा आपका इंटरनेशनल रिलेशन से एक क्वेश्चन बनेगा। तो जैसे हम लोग एक साल का अगर ट्रैक करते हैं तो जो बेस्ट पॉसिबल जो टॉपिक है आपका जो बनता है इस बार के मेंस के लिए, वो एक हो सकता है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ से आपका प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये एजुकेशन में वैसा रिफॉर्म है जो कहीं ना कहीं रिवोल्यूशन ला सकता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। दूसरा एक डाटा प्रोटेक्शन का बिल जो है वो आपका न्यूज में रहा है। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूअसली न्यूज में है आपका, ओके। और गवर्नमेंट का फोकस हर जगह यही जा रहा है। उसके बाद एक नागा मूवमेंट, वो आपका न्यूज में रहा है। बोडो एकॉर्ड असम का, वो न्यूज में रहा है आपका। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा आपका। इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट क्या होता है आपका कि जैसे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, असम और नागालैंड के बीच में, असम और मणिपुर के बीच में, सॉरी मिजोरम के बीच में, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश का लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश का हरियाणा के साथ, कर्नाटका का महाराष्ट्र के साथ। तो इसको लेके क्या है आपका कि ये पूरे साल आपका न्यूज में रहा है, इंटर स्टेट दिस बॉर्डर डिस्प्यूट। उसके बाद एक टॉपिक जो बनता है आपका, वो बनता है फ्रीबीज कल्चर का। फ्रीबीज कल्चर का भी रिसेंटली आपने देखा होगा, एक कंटिन्यूअसली डिबेट चल रहा है कि सरकार को जो है फ्री में बिजली या पानी या एजुकेशन ही हो गया आपका या हेल्थ सर्विसेज ही हो गया आपका, तो क्या गवर्नमेंट को कोई चार्ज करना चाहिए या गवर्नमेंट को चार्ज नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारा डिबेट चला है आपका। तो जब भी इस तरह का कोई डिबेट होता है आपका नेशनल लेवल पे, तो वहां से एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह के कमीशन के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS 5 का रिपोर्ट आ गया है। उस रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बिहार के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट, तो टोटल फर्टिलिटी रेट में बिहार का रेट हाई है अभी, तो उससे रिलेट करके जो है क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। इससे आगे बढ़ते हैं, अगर इंटरनेशनल इवेंट में देखते हैं तो इंटरनेशनल इवेंट में हमेशा क्वेश्चन का डायमेंशन होता है, वो पकड़ना होगा आपको। ऐसे कभी भी रैंडमली किसी चीज को टैकल नहीं कर सकते हैं। सी 3 तरह का क्वेश्चन हम लोग का बनता है इंटरनेशनल रिलेशन में। एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का इसके नेबरहुड के साथ, पड़ोसी देश के साथ जो रिश्ता चल रहा है, और पड़ोसी देश में कोई अगर कंडीशन, कोई भी क्राइसिस चल रहा है तो उससे रिलेट करके हम लोग देखेंगे। जैसे आगे करते हैं। दूसरा जो हम लोग का डायमेंशन बनता है वो बनता है कि इंडिया का बायलैटरल रिलेशन जो है अलग अलग कंट्री के साथ या कॉन्टिनेंट के साथ, वो कैसा है। तीसरा क्वेश्चन जो इंटरनेशनल रिलेशन में बनता है वो बनता है आपका कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अभी UNSC रिफॉर्म काफी न्यूज में चल रहा है, तो वो एक इस तरह का, और ब्रिक्स हो गया आपका, SCO हो गया आपका, ठीक है, बिम्स्टेक पूछा जा चुका है आपका। तो इस तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आपका, तो ये हमेशा 3 डायमेंशन होता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन का। एक नेबरहुड के साथ रिलेशनशिप कैसा है, दूसरा बायलैटरल रिलेशनशिप कैसा है, और तीसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल रिलेशन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एक तो हो गया आपका श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है। तो जब भी अगर श्रीलंका क्राइसिस के बारे में पूछा जाएगा तो उसके बारे में पूछा जाएगा कि उसका इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, ओके, इंडिया पे उसका इंपैक्ट होगा या नहीं होगा। वहां पे अगर हुआ है तो क्या ये चीज इंडिया में भी प्रोलिफरेट कर सकता है। अगर सेम इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आपका इंडिया में बनता है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, ओके। दूसरा जो है एक टॉपिक हमेशा सदाबहार टॉपिक है आपका, इंडस वाटर ट्रीटी, ये पूछा जा सकता है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप में। तीसरा जो एक अच्छा टॉपिक बनता है आपका नेबरहुड के साथ, वो है आपका इंडिया चाइना का रिलेशनशिप। इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में 2 डायमेंशन होता है आपका, एक होता है ट्रेड का डायमेंशन और दूसरा होता है बॉर्डर डिस्प्यूट का डायमेंशन। तो बॉर्डर डिस्प्यूट अगर देख रहे होंगे आप, तो पिछले 1-2 साल से कंटिन्यूअसली हम लोग का कोई ना कोई डिस्प्यूट चाइना के साथ चल ही रहा है। चाइना जो है बहुत ज्यादा असर्टिव हो रहा है और हम लोग भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका
चाइना के साथ रिलेशनशिप हो गया। और दूसरा एक नेबरहुड के साथ जब हम लोग बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट से सटे हुए जो भी कंट्री है आपका, जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, तो इनके साथ इंडिया का रिलेशनशिप जो है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, तो वो कैसे है, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, किस तरह का ट्रेड रिलेशन हम लोग को डेवलप करना चाहिए, किस तरह का ट्रेड रिलेशन आज के डेट में एग्जिस्ट करता है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन हो सकता है आपका। बीबीआईएन कॉरिडोर, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। नेपाल के साथ इंडिया का रिलेशनशिप, क्योंकि नेपाल में हम लोग बार बार देख रहे हैं कि चाइना का इंटरफेरेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जब चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए कंसर्न है। तो इंडिया के लिए जब भी एक कंसर्न होगा तो यहां से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है आपका आईआर में। और तीसरा, एशियान के साथ इंडिया का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। ओके, नाउ उसके बाद बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया का यूएसए के साथ क्या रिलेशनशिप है। ओके, जैसे इकोनॉमिक रिलेशन क्या है आपका, जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप क्या है आपका, तो ये सब होगा आपका। उसके बाद देखते हैं तो रशिया के साथ, ना रशिया के साथ जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चला तो हम लोग बार बार देखिए कि इंडिया हर बार जो है यूएनएससी में जब भी वोटिंग होता है रशिया के अगेंस्ट में, तो इंडिया वहां से बाहर निकल जाता है, इंडिया वोटिंग करता ही नहीं है। ओके, तो ये चीज क्यों क्यों भारत जो है वो बार बार जो है रशिया, अगर इंडिया वोटिंग से बाहर हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो रशिया के साथ खड़ा है। ठीक है, तो ये एक हम लोग का रिलेशनशिप है रशिया के साथ जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस में जो है इंडिया का जो स्टैंस है उसका इंपैक्ट इंडिया रशिया रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, और बाकी जगह पे उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। अगर इंडिया रशिया के साथ ओपनली अगर खड़ा होता है, ठीक है, तो बाकी कंट्री के साथ रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है आपका यूरोपियन यूनियन के साथ। नाउ फिर आपका अफ्रीका के साथ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो काफी रिसोर्स रिच है। ओके, और वहां पे जैसे हम लोग बार बार न्यूज में देखते हैं कि एक नियो इंपेरियलिज्म, ये जो है एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ आपका अफ्रीका में, चाइना वगैरह जो है वो नए तरह का औपनिवेशवाद जो है वो शुरू किया है वहां पे, और वहां पे पैसा दे रहा है, और फिर पूरा का पूरा सरकार जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा, यूएसए के गवर्नमेंट के द्वारा के। उसमें तो अफ्रीका में इंडिया का पार्टिसिपेशन किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का है। हम लोग हमेशा सॉफ्ट डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हैं, हम लोग कभी किसी को कैप्चर करने के बारे में कंसर्न नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन जो है पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वहां से चीता भी लेके आया है अभी। ओके, तो इसके कारण अफ्रीका कॉन्टिनेंट न्यूज में रहा है, तो चीता क्वेश्चन नहीं आएगा, चीता एक जस्ट एक इंफॉर्मेशन हो सकता है, बट जब भी क्वेश्चन आएगा आपका तो पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेट करके आएगा। इंडिया जापान का रिलेशनशिप एक हमेशा एवरग्रीन रिलेशनशिप है आपका। इंडिया वियतनाम, ऑर्गेनाइजेशन तीसरा डायमेंशन जो है आईआर का आपका। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करें तो एक तो हो गया आपका यूएनएससी का रिफॉर्म, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये पिछले एक साल में कंटिन्यूसली न्यूज में है आपका यूएनएससी का रिफॉर्म। सी, यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है आपका। दूसरा, इंडिया जो है उसको यूएनएससी का सीट, परमानेंट सीट जो है वो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो आर्गुमेंट्स है आपका, आर्गुमेंट्स है इंडिया के फेवर में भी है, इंडिया के अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट्स है आपका। कौन कौन कंट्री सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा वो भी आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा बहुत होना चाहिए। पूरे कंट्री के बारे में तो नहीं देख सकते हैं, बट मेजर कंट्री में जो भी है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये पूरा हॉलिस्टिकली ये टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। इंडियन ओशियन रेजिम, जो बैकयार्ड बोला जाता है आपका इंडियन ओशियन, तो वो हमेशा आपका न्यूज में होता है। इंडो पैसिफिक रीजन, क्वाड, क्वाड जो है आपका, तो वो हमेशा न्यूज में रहा है आपका। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, ये एक प्रोमिनेंट टॉपिक होता है आपका। फिर ब्रिक्स वाला टॉपिक हो गया, एससीओ का टॉपिक हो गया, G20 जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो है आपका मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आईआर में अगर ये 15 टॉपिक 15-16 टॉपिक के आसपास अगर करके जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। नाउ उसके बाद जो जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन आता है आपका, ऑलमोस्ट 72 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, वो आएगा स्टेटिस्टिक्स वाले पार्ट से। यहाँ पे आपको टारगेट क्या करना है कि आउट ऑफ 72 आपका आना चाहिए, एक नंबर भी आपका मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है टेबल चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ग्राफ, इसी से क्वेश्चन आता है। केवल डाटा जो है वो हर साल चेंज रहेगा, तो इसमें क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना है, उसको बार बार सोल्व करना है। और सोल्व कैसे करना है उसको, इसमें कभी भी आप डायरेक्ट आंसर मत निकालो,
कभी भी डायरेक्ट आंसर आपको नहीं निकालना, ये आंसर आपको पता चल जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस के साथ है, जैसे 9th और 10th में हम लोग बोर्ड के एग्जाम में करते थे, तो वैसे जो है पूरे प्रोसेस के साथ जो है आपको वो बनाना पड़ेगा, और तब जाके जो है पूरे प्रोसेस के साथ अगर डिटेल में जाके बनाते हैं तब जाके जो है आपको नंबर मिलना शुरू होगा। और यहाँ पे एक भी नंबर आपको लूज नहीं करना, अगर आपको पेपर 1 में 180 जो है वो क्रॉस करना है। ओके, तो ये स्टैट्स वाला पार्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, उसी को बार बार प्रैक्टिस करो आप, और यहां से करेंगे तो 72 में 72 आ जाएगा। नाउ उसके बाद आते हैं पेपर 2। सी पेपर 2 में नंबर नहीं आने का रीजन क्या होता है आपका, हम लोग का एक बीपीएससी को लेके एक मेंटेलिटी बन गया है कि क्वेश्चन जो है वो हमेशा गवर्नर या प्रेसिडेंट हो गया या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गया, ओके, इसी चीज पे क्वेश्चन आता है आपका। नहीं, मैंने जो ट्रेंड एनालाइज किया है आपका, ओके, अगर पिछले 10-15 साल का ट्रेंड एनालाइज करें तो क्वेश्चन का टॉपिक जो है वो ये सब टॉपिक होता है। आप जब तक इन सारे टॉपिक को कवर नहीं करके जाएंगे, अगर मान लो एक क्वेश्चन भी अगर इस टॉपिक से आता है, आपने सिंपली गवर्नर और प्रेसिडेंट कवर करके गए, यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको फट्टा मारना होगा। जब जैसे ही फट्टा मारेंगे आप, तो आपका 10 से 15 मार्क्स जो वहीं पे कम हो गया। तो कम होने का मतलब यह है कि जहां पे आप 160 165 अचीव कर सकते थे, वहां पे आप सीधे 140 145 के आसपास पहुंच गए, और फिर आप बोलेंगे कि नंबर नहीं आ रहा है। तो पेपर 2 जो है उसको एक्सटेंसिवली जब तक आप कवर नहीं करेंगे, जितना टॉपिक आपका आ रहा है ट्रेंड एनालाइज करके देखो आप, तब तक आपका नंबर नहीं निकलेगा। ओके, यहाँ पे जो हमने ट्रेंड एनालाइज किया, एक तो होता है आपका सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका। जैसे प्रीएम्बल के बारे में, थ्रू आउट द ईयर एक हमेशा डिबेट चलता है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। दूसरा क्या होता है आपका कि प्रीएम्बल जो है आपका, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, तो ये सब क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये आपका 63rd बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो हर टॉपिक से क्वेश्चन निकल रहा है आपका, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि गवर्नर और प्रेसिडेंट करके जाएंगे, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करके जाएंगे तो क्वेश्चन निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। नाउ और डीपीएसपी अगर हम लोग करते हैं तो वहां पे प्रिंसिपल हो गया आपका, जैसे गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे डीपीएसपी हो गया तो उसका सिग्निफिकेंस क्या, महत्व है डीपीएसपी का, क्यों डीपीएसपी जो है वो नीति निर्देशक तत्व हम लोग बोलते हैं, तो क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ही क्यों। ओके, और इसका इम्प्लीमेंटेशन है जो है वो बिहार में कैसे हो रहा है, हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कोई नीति निर्देशक तत्व वैसा है जिसको हम लोग बिहार में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक हो गया आपका, ये भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका मेंस के लिए। इसके बारे में भी अगर बात करें तो आर्टिकल 21 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका बीपीएससी में। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सेडिशन, नाउ गवर्नमेंट जो है ये कभी कभी हमेशा डिबेट चलता है कि डिसाइड ही नहीं कर पाते कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कहां पे होता है और सेडिशन शुरू कहां से होता है, ठीक है। तो इसको लेके जो है हर पूरे साल आप न्यूज में देखेंगे कि ये टॉपिक जो है वो चलता रहता है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच, कितने क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं और कहां पे जाके जो है हमारा एक लिमिट है कि क्या क्या नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, दोनों में जो है आपका रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। दूसरा जो करंट अफेयर्स से अगर इस चीज को हम लोग रिलेट करते हैं तो यहां से जो बैलेंस बिटवीन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, ये आपका न्यूज में रहा है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी को क्या लॉ के द्वारा इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या इसको ऑब्लिगेटरी बनाना चाहिए, तो इस पे भी एक डिबेट चल रहा है आपका इंडिया में, जिसमें एसीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने बोला है, ओके, कि ये जो है वो हम लोग को जरूरत नहीं है अभी फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली बाइंडिंग बनाने का। तो ये सब न्यूज में रहा है आपका। नाउ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनता है आपका, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल का जो है वो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, एनजेएससी हम लोग डिस्कार्ड किए थे, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है आपका, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जुडिशरी जब भी कोई डिसीजन देती है तो दो तरह का डिसीजन हो सकता है, या तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म हो सकता है या वो जुडिशियल ओवररीच, मतलब कभी कभी कोर्ट जो है वो खुद से आगे बढ़ के कोई अच्छा सा डिसीजन लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो अच्छा डिसीजन लेने के चक्कर में जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव वाले डोमेन में चली जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। ओके, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका, पीआईएल से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। ओके, अगर हम लोग जुडिशरी को करंट में देखते हैं कि करंट में कौन सा न्यूज चल रहा है, तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ये भी आपका न्यूज में है, यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका।
सेंटर स्टेट रिलेशन में आते हैं हम लोग। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप हो गया आपका, फाइनेंशियल रिलेशनशिप, जैसे फाइनेंस कमीशन का एक क्वेश्चन आया था आपका प्रीलिम्स में भी। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में, ओके, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन जो होता है आपका, कि सेंटर से जो है केंद्र से राज्य सरकारों के लिए जो फंड दिया जाता है तो और जो योजना लागू किया जाता है, तो दोनों में बहुत ज्यादा जो है वो आपका सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, दोनों में मिलाप बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि फंड जो होता है वो कम, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि जितने भी बड़े बड़े रिसोर्स वाले सेक्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, और जितना भी छोटा छोटा रेवेन्यू जनरेटिंग सेक्टर है वो स्टेट के साथ है। तो वो हमेशा, और योजना अगर लागू करने के बारे में बात करें तो 60% जो है मेजर योजना का उसको स्टेट गवर्नमेंट को लागू करना होता है, और 40% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कर रही है। तो ये जो सेंटर स्टेट का रिलेशनशिप है आपका, दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, यूनिटरी है या फेडरल है। यूनिटरी का मतलब कि सेंटर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है या स्टेट की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो वो डिबेट चलता है आपका। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका। तीसरा जो सेंटर स्टेट रिलेशन में बनता है आपका, वो होता है आपका कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ कॉम्पिटिटिव होना चाहिए या कोऑपरेट करना चाहिए। तो लास्टली जो नीति आयोग बोलता है वो ये बोलता है कि हम लोग के यहाँ जो फेडरलिज्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, और वो कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। ओके, तो वो डिबेट आपको देख के जाना पड़ेगा। नाउ गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एक बढ़िया टॉपिक है आपका, जहां से अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। गवर्नर का पावर क्या है, क्या गवर्नर जो है वो रबर स्टाम्प है, ओके, क्या वो सेंटर का एजेंट है, और अगर सेंटर का एजेंट है तो कैसे इस इंस्टीट्यूशन को हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रेसिडेंट का टॉपिक है आपका, जिसमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है अभी, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका। और प्रेसिडेंट का पावर क्या है, प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या है। बहुत बार प्रेसिडेंट के बारे में भी हम लोग को लगता है कि वो एक रबर स्टाम्प है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोला वही चीज तो उनको इंप्लीमेंट करना है, तो हम लोग को भी वैसा लगता है। नाउ तो एक तो आपका पावर रिलेटेड डिबेट हो गया आपका। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका इलेक्शन से रिलेटेड। नाउ इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होना चाहिए, न्यूज में भी चल रहा था आपका, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, ओके, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, तो ये एक मेजर टॉपिक है आपका जो पूछा जा सकता है मेंस में। दूसरा एक एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी आपका न्यूज में रहा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ये सब टॉपिक तो हम लोग को पता ही है, इलेक्शन कैंपेन, बिहार में जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है आपका। पॉलिटिक्स इन बिहार, ये एक बढ़िया टॉपिक है आपका, जैसे बिहार का जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं कास्ट के अराउंड ही हॉबरिंग होता है आपका, घूमता है। हम लोग क्या वोटिंग का जो पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं हमेशा जो है वो डेवलपमेंट के एजेंडा पे कम, ओके, और जाति के एजेंडा पे ज्यादा लड़ा जाता है। तो हर जगह इसी को तो बोला जाता है सोशल इंजीनियरिंग। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी एक बढ़िया टॉपिक है आपका। दीपक मिश्रा ने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बोला था आपका कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज टर्माइट इन द सिटाडेल ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। नाउ लोकल गवर्नमेंट, ये भी एक एवरग्रीन टॉपिक है आपका। 73rd 74th, उसके बाद फाइनेंशियल डिवोल्यूशन कैसा होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट का क्या क्या खामी है, क्यों इतना होने के बाद भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बाद भी लोकल गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसका कारण क्या है, उसका सक्सेस कैसे हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या है। तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। और इसको अगर करंट से रिलेट करते हैं तो पेशा एक्ट, ओके, शेड्यूल एरिया में जो पंचायती राज का एक्सटेंशन होता है, तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। और तीसरा एक क्वेश्चन बन सकता है आपका ई गवर्नेंस से, ओके। तो ये होता है आपका पॉलिटी वाला पार्ट। अगर इतना टॉपिक आप प्रिपेयर करके जा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, हर एक टॉपिक पे कम से कम 250, 300, 400 वर्ड आपका पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। एग्जामिनेशन में सोचने की जरूरत नहीं है इतना। अगर एग्जामिनेशन में सोच सोच के लिखेंगे तो ना आपको टाइम मिलने वाला है, और ना ही आपके पास आंसर का क्वालिटी जो है वो इंप्रूव करने का मौका होगा। तो ये सब टॉपिक जो है आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना है। नाउ इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी वाले पार्ट में आते हैं, जहां पे अक्सर आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट हो गया, रीजनल डेवलपमेंट वाला पार्ट हो गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यहां से क्वेश्चन आया था आपका प्रीलिम्स में भी, तो यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। उसके बाद एग्रीकल्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। 2 टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इकोनॉमिक्स में, एक हो गया एग्रीकल्चर और दूसरा हो गया पॉवर्टी का टॉपिक, ओके। तो यहाँ पे सारा डायमेंशन देखना होगा, जब से आप सोविंग करते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है,
फसल लगाते हैं और फसल को हार्वेस्ट करते हैं, तो दोनों के बीच में जितना भी पैटर्न होता है हर स्टेज पे आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। ओके, तो प्रॉब्लम एंड पॉलिसी, और केवल ये प्रॉब्लम मतलब एक प्रॉब्लम नहीं, मार्केटिंग में जाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम है आपका, सोविंग के लिए जाते हैं तब हम लोग का प्रॉब्लम है, सोविंग होने के बाद हार्वेस्टिंग के लिए वेट करते हैं तब तक कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाता है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो हर स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है और कौन सा पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट बना रही है उस चीज के लिए। एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद मार्केटिंग में कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है आपका ग्रीन रिवोल्यूशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ग्रीन रिवोल्यूशन का काफी ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हम लोग बहुत ज्यादा यूज किए थे, ओके, जिसके कारण हम लोग को वाटर भी बहुत ज्यादा यूज करना पड़ गया था। तो अब हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन से मूव करके हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, तो वो सब टॉपिक आपको देख के जाना है। पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी होता क्या है, उसको मेजर कैसे करते हैं और पॉवर्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट का प्रोग्राम क्या है। नाउ उसके बाद पॉपुलेशन का टॉपिक आता है आपका। जैसे हम लोग जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है, यूथ पॉपुलेशन में भी हम लोग नंबर 1 पे जा रहे हैं। तो अब होता क्या है आपका कि जो यूथ पॉपुलेशन है आपका वो अभिशाप भी है और वरदान भी है, दैट्स अ बून और बेन। ओके, तो अगर गवर्नमेंट ने उसको अच्छे से स्किल प्रोवाइड किया, एजुकेशन प्रोवाइड किया, अच्छे से ट्रेन किया, तब तो वो आपके लिए वरदान है, अगर नहीं प्रोवाइड किया तब वो आपके लिए अभिशाप हो सकता है। तो ये एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपका पॉपुलेशन का। उसके बाद जो हमेशा न्यूज में होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ओके, फिर डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जैसा भी न्यूज में चलता है गवर्नमेंट हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है अपने रिसोर्स को जनरेट करने के लिए, तो ये हमेशा आपका न्यूज में रहा है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद 7 निश्चय बिहार गवर्नमेंट का एकदम आपके टिप्स में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 7 निश्चय क्या है, ओके, कैसे उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उससे क्या हासिल होगा। उसके बाद अगर ज्योग्राफी वाले पार्ट को हम लोग मिलाते हैं तो रिसोर्स एंड इंडस्ट्री वाला पार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है आपका, दैट्स वन इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम लोग क्या इंडस्ट्री का बहुत पर्सपेक्टिव नहीं है। एक और होता है आपका फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग ये ऐड करना भूल गया मैं, फूड प्रोसेसिंग ये भी इंडस्ट्री का हम लोग के यहाँ काफी ज्यादा स्कोप है, ओके। तो ये सब इंडस्ट्री जो है आपका। नाउ साइंस एंड टेक के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है ऐसा नहीं कि क्वेश्चन केवल आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट और न्यूक्लियर से पूछा जाएगा, क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टॉपिक से पूछा जाएगा जो न्यूज में रहा है। जैसे एक तो हो गया आपका न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये एक सदाबहार टॉपिक है आपका, हर अल्टरनेटिव में एक चांसेस होता है आपका आने का। दूसरा उसके अलावा भी जो टॉपिक है आपका, एक तो होगा अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ओके। तीसरा एक टॉपिक बनता है आपका लिथियम आयन बैटरी, पूरे साल न्यूज में रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, तो वो एक टॉपिक है आपका। उसके बाद देखेंगे तो 5G टेक्नोलॉजी, कल ही तो प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, उसका क्या अचीवमेंट है इंडिया का, इंडिजनाइजेशन कैसे हम लोग कर रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एंड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका, यही जो है वो फोर्थ रिवोल्यूशन है आपका, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। चौथी औद्योगिक क्रांति, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी पूरे साल न्यूज में रहा है वैक्सीन को लेके, तो वो पता होना चाहिए आपको। नैनो टेक्नोलॉजी ये भी एक टॉपिक बनता है आपका। इसके अलावा जो है आपका टेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं वो न्यूज में होता है आपका, और इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे बायो वेस्ट मैनेजमेंट होता है आपका। नाउ सी, तो ये सब टॉपिक अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तब एक बढ़िया चांसेस होगा आपका कि आपका मेंस जो है वो काफी अच्छे मार्क्स के साथ आपका मेंस जो है वो क्लियर होगा। सी, टॉपिक का लिस्ट देखे, खासकर करंट अफेयर्स वाले पार्ट में, पॉलिटी वाले पार्ट में और इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में ऐसा लगता है कि टॉपिक हमने बहुत ज्यादा ले लिया है, बट यस, टॉपिक ज्यादा है, कवरेज बहुत ज्यादा आपको करना पड़ेगा। आपका कंपटीशन जो है वो उनसे भी है जो कंटिन्यूअसली जो है यूपीएससी का प्री और मेंस दे रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि कंपटीशन जो है वो कम है, कंपटीशन बहुत टफ होता है। प्री में आपको बहुत ज्यादा क्राउड दिखता है, लेकिन वो क्राउड जो है वो फिल्टर होके आपका मेंस में आता है। तो यहाँ पे अगर 12,000 लोग होंगे तो उनके बीच कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। तो अगर जैसे
आपको बहुत अच्छे मार्क्स के साथ टॉप 10 या टॉप 20 को अगर आप टारगेट करते हो तो आपको प्रिपेयर करके तो जाना पड़ेगा। 84 दिन बचा है आपके पास वैसा ऑप्शन नहीं है कि आप बहुत ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं। आपके पास बस एक ही ऑप्शन है कि आप जो है इन टॉपिक्स पे जो है नोट्स प्रिपेयर कीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है, और उसके बाद जो है इन टॉपिक्स को खत्म कीजिए। हम लोग यहाँ भी एक प्रोग्राम हम लोग शुरू कर रहे हैं मेंस से रिलेटेड, जहाँ पे एक एक टॉपिक को काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना भी टॉपिक हमने यहाँ पे बताया है एक एक टॉपिक को हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और हम लोग जो है इस टॉपिक को वैसे प्रोवाइड करेंगे जैसे रेडीमेड आपको वैसे ही जाके एग्जाम में लिख के आना है आपको। ओके, तो उससे क्या होगा आपका कि जो 84 दिन बचा हुआ है आपका, तो उसमें आपका काम जो है वो रट्टा मारने का होगा, आपका काम जो है वो प्रैक्टिस करने का होगा। बाकी नोट्स मेकिंग वाला काम जो है वो आपका नहीं रह जाएगा। तो वहां से आपको एक एज मिल सकता है कि आप अपना टाइम जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स पे, ऑप्शनल वाला पार्ट हो गया आपका, तो उसमें अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग का मेंस का प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन करना है या उससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करना है आपको, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। कटअप जो है वो 102 103 के आसपास ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो जो भी लोग जिनका नंबर जो है इससे ऊपर आ रहा है, बी प्रिपेयर फॉर इट। आपके पास बहुत टाइम नहीं है। ओके, तो छुट्टी मनाना बंद करो आप लोग और एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाओ। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।